हो जाओ, हाँ ठीक है। सो आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपना नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है वर्क रिक्वायर्ड टू ब्लो अ बबल। एक बबल को ब्लो करने के लिए कितना वर्क लगेगा, ठीक है। अब बबल को ब्लो करना मतलब हमारे पास इनिशियली 0 रेडियस का बबल है, हमने उसमें फूंक मार के उसको ब्लो किया है, तो ये ब्लो करने के लिए कितना वर्क लगेगा ये हमें निकालना है। देखो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें को दो केसेस कंसीडर करने होंगे। केस 1 जिसमें सराउंडिंग प्रेशर इज 0, सराउंडिंग में कोई प्रेशर नहीं है, हम सिर्फ सोप बबल के अंदर जो भी एयर भर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस प्रेशर, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ या ना? समझ में आया? तो ऐसे में हमारा जो प्रेशर जो हमें अप्लाई करना पड़ रहा है सोप बबल के अंदर से, वो पी इन कितना होगा, वो पी इन सिंपली 4T/R होगा, जहां R उस सोप बबल का रेडियस है। हमारा रेडियस स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करेगा, इनिशियली 0 था, इस यहां से हम लोग बढ़ाकर इसको कैपिटल R तक लेके गए हैं। हमें इसमें कैपिटल R रेडियस का बबल बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि आपका जो छोटा सा वर्क होता है dw, अब देखो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं उसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पे, dw इज इक्वल टू pdv होगा, है ना। मतलब कि मेरा सोप बबल अभी लेट से स्मॉल r रेडियस का है, मैं इसका रेडियस बढ़ाकर स्मॉल r प्लस डी आर कर रहा हूं। तो स्मॉल r से स्मॉल r प्लस डी आर रेडियस तक जाने के लिए ये एक्स्ट्रा रेडियस कितना है, डी आर है। स्मॉल r से स्मॉल r प्लस डी आर रेडियस तक जाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू अंदर का प्रेशर P इंटू ये वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा आया वो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू P dV, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? ये नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, यहीं पर बोलने का मन नहीं चैट में लिख दो। दिस इज इक्वल टू, मैं इंतजार कर रहा हूं कोई डाउट पूछेगा तब तक सॉल्व कर रहा हूं। P कितना है, 4T/ स्मॉल r है क्योंकि अभी रेडियस स्मॉल r है। dV कितना है, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज 4π स्मॉल r स्क्वायर dr। So this is equal to 4T into 4π into R dr, ये हो गया dw। तो मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा, 4T इंटू 4π इंटू इंटीग्रेशन R dr। स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करेगा, इनिशियली 0 था, फाइनली कैपिटल R हो रहा है, तो लिमिट लगेगी 0 से लेकर कैपिटल R तक। सो दिस इज इक्वल टू 4T इंटू 4π इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स T इंटू 4π R स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। ये पता है क्या है, दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। आप बोलोगे सर एरिया तो सिर्फ 4π r स्क्वायर था, बट दो एरिया है, एक बाहर और एक अंदर, है ना? समझ में आई बात? दो सरफेसेस है ना सोप बबल के, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो इसलिए डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स 4π r स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली ये सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी वर्क हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर सराउंडिंग प्रेशर जीरो है तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा इन ब्लोइंग द बबल विल बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस एनर्जी। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? यस सर। पक्का ना? कॉपी कर लो इसे जल्दी से। कॉपी हो गया? डन? यस सर। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसी का केस 2। तो मैंने यहां पे कर लिया केस 2। सराउंडिंग प्रेशर अब जीरो नहीं है, क्या हो गया? पी नॉट हो गया। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट से। तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? 40 बाय आर तो एक्सेस प्रेशर है, अंदर का प्रेशर हो जाएगा सराउंडिंग प्रेशर प्लस 40 बाय आर, है ना? डी डब्ल्यू पी डी वी होगा। इसमें पी की जगह ये पूरी क्वांटिटी डालेंगे, पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो दैट इज प्लस पी नॉट डीवी प्लस पी नॉट डीवी प्लस पी नॉट इंटू इंटीग्रेशन डीवी। इनिशियल वॉल्यूम जीरो था, फाइनल वॉल्यूम वी हो गया। फाइनल वॉल्यूम वी कितना है? वी फाइनल इज इक्वल टू सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये स्टेप्स में थोड़ा सा जगह नहीं बीच में लिखने की, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, ये वाला तो इतना ही आ जाएगा बेसिकली सरफेस टेंशन इंटू 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पी नॉट इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? बेसिकली यूं समझ लो, जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? या तो वो सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो वो एटमॉस्फेयर को पुश करने के लिए जो वर्क करना पड़ा ना, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर को पुश करने में खर्च हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप दोनों केसेस में वर्क रिक्वायर्ड निकाल सकते हो। आसानी से याद भी कर सकते हो, क्या है? सरफेस एनर्जी प्लस पी नॉट इंटू वॉल्यूम, दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड बाय अस। वहीं अगर आप वर्क डन में हमारे द्वारा वर्क प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क दोनों निकाल लोगे बबल पे, तो ये वाला गायब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ सरफेस टेंशन इनटू एरिया, दैट इज टी टाइम्स ट्वाइस ऑफ एरिया। ट्वाइस ऑफ एरिया इज 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड से थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। ये आपका आया था IIT JEE 2003 में था शायद ये। ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अ सोप बबल इज ब्लोन through a ring of radius small r by blowing air with air of density rho with speed v. Find the radius r of the bubble blown. क्या हुआ है? बुलबुला उड़ाते हो ना, कैसे? ये एक रिंग है जिसमें सोप का फिल्म लगा हुआ है, इसका रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखा है, इस रिंग का रेडियस जिसमें आप हवा फूंकते हो। आपने क्या किया है, इधर से एयर को ब्लो किया है, एयर जिसकी डेंसिटी रो है, आपने उसको ब्लो किया वेलोसिटी v से, और इस वजह से यहां पर ये सोप बबल फॉर्म हो रहा है। इसके अंदर आप हवा भरते जा रहे हो, सोप बबल ऐसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोला है कि सोप बबल का रेडियस कैपिटल R कितना होगा जब ये सोप बबल रिंग को छोड़कर चला जाए। एक काम करता हूं, इस रिंग का एक हैंडल में डालता हूं जिसको पकड़ के आप हवा भर रहे हो, तो आपको शायद ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। ऐसी हवा बबल उड़ाते हो ना, फूंक मार के, हाँ है ना सर। या उसमें पाइप में फूंक मार के, है ना। तो इस तरीके से हम सोप बबल उड़ा रहे हैं, इसका रेडियस R कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, काफी रियल लाइफ से रिलेटेबल क्वेश्चन है ना। कैसे सॉल्व होगा ये? बहुत इजी है। हम बोलेंगे अगर मैं यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट डेंसिटी का क्या नाम है, कांस्टेंट डेंसिटी का, अगर मैं कांस्टेंट डेंसिटी से एयर ब्लो कर रहा हूं, कांस्टेंट डेंसिटी के एयर को कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लो कर रहा हूं, तो मतलब मैं यहां पर अपने मुंह से एयर का एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। और ये एयर, ये बैलून जैसे, बैलून बोल रहा हूं, ये बबल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसके अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां से अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर इसके प्रेशर से बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो ये प्रेशर इस बबल को उड़ा देगा, हाँ या ना। जब ये वाला प्रेशर सोप बबल के द्वारा अप्लाई किए गए प्रेशर से बड़ा होगा तो सोप बबल को धक्का देके भगा देगा। समझ में आ रही बात? ये एक तरीका हो सोचने का। दूसरा तरीका होगा कि यहां से मैं फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा, यहां से लगने वाला जो रिंग जो सोप बबल पे फोर्स लगा रही है वो फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा। अगर यहां से एयर का फोर्स उस रिंग के फोर्स से बड़ा हो गया तो सोप बबल छोड़ देगा रिंग को, हाँ या ना। दोनों लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे? देखो भैया, दो लॉजिक समझा रहा हूं। देखो, एक तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रेशर, एक सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फोर्स। जब भी मैं एयर ब्लो करूंगा मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, उस फोर्स को अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो प्रेशर आ जाएगा। तो मैं यहां से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं या जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो कैलकुलेट करने का मुझे कोई तरीका सोचना होगा। बट यहां से एयर ब्लो करने में मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। अगर वो प्रेशर इस सोप बबल के एक्सेस प्रेशर से बड़ा हुआ तो प्रेशर सफिशिएंट है सोप बबल को धक्का लगाने के लिए, तो वहीं पर काम हो जाएगा कि ये वाला प्रेशर सोप बबल के प्रेशर के बराबर हो जाए। या दूसरा तरीका, यहां से लगने वाला जो फोर्स है वो रिंग जो सोप बबल पे फोर्स लगा रही है कि उससे बड़ा हो जाए। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, हाँ या ना।
कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। चलिए काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तब बताना। यूजिंग प्रेशर, देखो प्रेशर निकालने के लिए भी फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा। क्या है समझिए, ये जो रिंग है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया ए है। इसमें एयर को ब्लो किया जा रहा है वेलोसिटी v से, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। दिस इंप्लाइज मास जो पास हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। जितना मास पार होगा इस रिंग के थ्रू, इतना मास ऑफ एयर अंदर जा रहा होगा लगातार। हाँ या ना, बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। ओके, इतना मास सोप बबल के अंदर गया। मतलब कि मोमेंटम जो अंदर जा रहा होगा दैट इज इक्वल टू एम वी, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर इंटू टी। दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आपका जो ये पी क्या मोमेंटम है, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। दिस इंप्लाइज कैपिटल पी से प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट प्रेशर पी इज इक्वल टू डेंसिटी, नहीं प्रेशर पी इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, फोर्स बाय एरिया दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। समझ में आया ये? हाँ या ना? यस सर। तो इतना प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कि जब सोप बबल छोड़ के चला जाएगा, so at critical time this pressure applied is equal to excess pressure. This implies density into velocity का square is equal to 4t by r, है ना? This implies radius r is equal to 4t upon रो वी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग फोर्स। तो देखो फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना? अगर आप यहां से इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी यहां तक तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो फोर्स का यूज करके मैं लिखूंगा फोर्स अप्लाइड कितना है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। एरिया कौन सा? ये वाला एरिया, है ना? दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर वी स्क्वायर। ये हो गया फोर्स अप्लाइड। अब देखेंगे सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है जो सोप बबल को पकड़े हुए था। इसके लिए यहां पर समझिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। और यहां पर
जो ये जो रिंग है, ये जो सोप बबल है, ये रिंग को उधर खींच रहा होगा, मतलब कि रिंग सोप बबल को किधर खींच रही होगी, ऐसे, है ना, है ना। सोप बबल सरफेस टेंशन की वजह से कैसे खींचेगा, उसने बाउंड्री के परपेंडिकुलर अलोंग द सरफेस, मतलब कि इधर खींचेगा रिंग को, तो रिंग सोप बबल को इधर खींचेगी, Yes, sir. यहां पर इधर खींचेगी रिंग, यहां पर इधर खींचेगी, चारों तरफ से क्या होगा, इस ये जो आपके सोप बबल की जो बाउंड्री है वहां पे चारों तरफ से ऐसे 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 फोर्स लग रहा होगा, है ना, हाँ या ना। Yes, sir. सच दैट ये वाला एंगल थीटा है, तो आप बताइए ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, होगा Yes, कि sir. नहीं। तो ये एंगल है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू टी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रही बात, बाउंड्री की लेंथ 2 पाई स्मॉल आर इंटू सरफेस टेंशन, और उसका सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात, Yes, sir. लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या, क्यों गड़बड़ है, इस पूरे को आपको इंटू 2 करना होगा, क्यों, क्योंकि सोप बबल है इसलिए दो एरिया होंगे, क्लियर, क्लियर या नहीं। सर और एक बार रिपीट कीजिए। देखो ये जो बाउंड्री है उसकी लेंथ है 2 पाई स्मॉल आर इंटू टेंशन फोर्स हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हर एक पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है, हर एक पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे हल्का ऊपर है, हर जगह क्या है थोड़ा सा, मतलब जो रिंग है उसके हाथ कुछ एंगल पर है ना। यस सर। तो उन सबका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट या मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, मतलब सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट ऐड होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या है, फोर्स इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्स लग यस रहा है सर। इधर, एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है, फोर्स इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, हर जगह पे सेम एंगल बन रहा है क्योंकि कोन, एक कोन बनेगा ना, फोर्स सारे फोर्सेस को जोड़ दोगे तो, सारे फोर्सेस अगर ड्रॉ कर दोगे तो एक ऐसा कोन बनेगा ना भाई। यस सर। तो उन कोन जो है हर जगह पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसलिए cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और लगाना पड़ा 2 पाई स्मॉल आर लेंथ ऑफ द बाउंड्री इंटू टी, फोर्स हो गया, लेकिन उसका सिर्फ cos 90 डिग्री माइनस थीटा कंपोनेंट ही ऐड होगा, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो सरफेसेज हैं, सोप बबल है ना, एक सरफेस बाहर एक सरफेस अंदर, इसलिए बाउंड्री की लेंथ 2 पाई स्मॉल आर इंटू टी नहीं है, 2 टाइम्स 2 पाई स्मॉल आर इंटू टी है, हाँ या ना। यस सर। So this is equal to 4 pi small r t sin theta, ठीक है, कोई दिक्कत। Now this has to be equal to 4 pi small r t sin theta कितना होगा, इस ट्राइंगल को देखिए, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये थीटा, यही है ना यहाँ पे, तो साइन थीटा इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 टी बाय आर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ या ना। नाउ वाइल
लीविंग द रिंग, जब बबल रिंग को लीव कर रहा होगा, मतलब जो क्रिटिकल टाइम है वहां पे क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स, दिस इंप्लाइज रो इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t बाय कैपिटल आर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका रेडियस आ गया 4t अपॉन रो वी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही क्वेश्चन को हम लोगों ने दो तरीके से सॉल्व किया है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब आप बोलोगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर के हिसाब से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, इस चैप्टर में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। ये जेई में आया था 2003 में, फिर इसी का सिमिलर क्वेश्चन शायद 3 या 4 साल पहले जेई मेन में आया था, 4 साल पहले या 5 साल पहले हो सकता है। उसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट था, बट उसमें आपका सोप बबल नहीं था, एयर बबल था। जब ध्यान दीजिएगा, जब आप पानी गर्म करते हो गैस पे चढ़ा के, तो नीचे से शुरुआत में क्या होता है, नीचे से जो सरफेस होता है पैन का, वहां से कुछ एयर बबल निकल के ऊपर उठते हैं कि नहीं उठते? बताइए तो, उठते हैं कि नहीं उठते? देखा है कभी इस चीज को? यस सर। देखा है ना? यस सर। तो उसमें उस बबल का रेडियस पूछा था जो ऊपर उड़ेगा, एयर बबल का। कॉन्सेप्ट सेम था पूरी तरीके से, ठीक है। बस आपने ये जो फोर्स निकाला ना यहाँ पर, ये वाला फोर्स निकालने की जरूरत नहीं थी, या ये वाला प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं थी। वहां पे क्या था, आपने पीवी इक्वल, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोप एक्सपैंड करेगा, हाँ या ना? सॉरी, सोप बोल रहा हूँ, बबल एक्सपैंड करेगा क्योंकि उसके अंदर का एयर एक्सपैंड करेगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो वो जब बबल एक्सपैंड करेगा, जब एयर का प्रेशर, एयर के एक्सपैंड करने की वजह से प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। जब एक्सपैंड करते करते, जब एयर, जब उस बबल का रेडियस इतना हो जाएगा कि उसका अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर हो जाए, उस वक्त वो लीव कर जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ये क्वेश्चन आपके जेई मेन ने पूछा था 4 साल पहले या 5 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है। पर जब वो ऊपर उठा, उसमें उन लोगों ने गलती भी कर दी थी। क्या? क्योंकि उन्होंने आईआईटी के पेपर से ये कॉपी किया था, अपना क्वेश्चन बनाया था, उन्होंने फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान नहीं दिया कि प्रेशर ड्यू टू सोप बबल जो है, सॉरी, सोप बबल का प्रेशर तो 40 बार होता है, लेकिन एयर बबल का प्रेशर सिर्फ 2t बार होता है, इसलिए उनका आंसर चारों ऑप्शन में से एक भी सही नहीं था। फिर भी उन्होंने बोनस नहीं दिया था, 40 बार मान के आंसर लिखना पड़ा था, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो वो तो खैर क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये एक वैरायटी है क्वेश्चंस की जो थोड़ा सा बेटर है बाकी के क्वेश्चन से, इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं फिर। और ऑब्वियसली आपने रियलाइज किया होगा कि प्रेशर वाला मेथड इजियर है इन कंपैरिजन टू फोर्स वाला मेथड, है ना? यस सर। नेक्स्ट, कांटेक्ट एंगल। अब एक बात बताइए, कंटेनर में अगर आप पानी रखो तो पानी का सरफेस ऐसा रहता है कि कुछ किसी और शेप में रहता है? ऐसा ही रहता है क्या? हल्का सा पैराबोलॉइड जैसा रहता है। हल्का सा कोन, बाकी तो ऐसा ही रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, बट कॉर्नर्स पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है ना? ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है, राइट? यस सर। है ना? यस। ऐसा ही होता है ना?
हल्का सा कोनों पे उठा रहता है, कर्व रहता है। इसमें अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं पानी के सरफेस का, ये टेंजेंट हो गया, तो ये वाला जो एंगल है ना थीटा, इसको हम कहते हैं कांटेक्ट एंगल। क्या कहते हैं इसको? थीटा इज कांटेक्ट एंगल। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? इस पर्टिकुलर केस में अब देखो, कांटेक्ट एंगल को अब हम प्रॉपर्ली डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि हाँ ये वाला एंगल कांटेक्ट एंगल कहलाता है। सबसे पहले ये समझिए कि कांटेक्ट एंगल किनके बीच में है? एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच में है ना? ये कंटेनर सॉलिड है और ये लिक्विड है। कहां पर है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कंटेनर सॉलिड और लिक्विड, वहां पर कांटेक्ट एंगल बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? कंटेनर का सरफेस और लिक्विड के सरफेस के बीच का एंगल है ना? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है कांटेक्ट एंगल? मेरे को लग रहा है बाद में आएगा, चलो कोई बात नहीं। द एंगल बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अभी के लिए लिखो, पूरी डेफिनेशन थोड़ी देर में आएगी। ठीक है, अभी इसका रीजन समझते हैं कि आखिरकार ये टेढ़ा क्यों है। ये टेढ़ा क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए, कॉपी हो गया होगा। देखिए, मान लेते हैं ये लिक्विड का सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल ही है, तो हमने उस मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी जो यहां था, इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहे थे, वो वन डबल फोर्स चारों तरफ से लग रहे थे, है ना? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमने उस मॉलिक्यूल के बारे में भी बात की थी जो सरफेस के पास में था, इस पे सिर्फ नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे थे, है ना? हाँ या ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो वाला पॉइंट जो कि इस कॉर्नर पे है। दिख रहा है आपको ये पॉइंट? वो वाला मॉलिक्यूल जो कॉर्नर पे रखा, दिख रहा है आप लोगों को? यस। इसके ऊपर कैसे फोर्सेस लगेंगे? वन डबल फोर्सेस कैसे लगेंगे? ये लिक्विड कैसे फोर्स लगाएगा? तो अगर मैं इसके आसपास में एक सर्कल ड्रॉ करूं जितने रेडियस में वन डबल फोर्सेस एक्टिव सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उसमें सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में, इस क्वार्टर 1/4 ऑफ स्फीयर वाले वॉल्यूम में ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस पे फोर्स लगा पाएंगे, है ना? तो इस पे जो वन डबल फोर्सेस लगेंगे वो सिर्फ ये वाले होंगे, राइट? हाँ या ना? सिर्फ ये वाले होंगे। तो और कोई फोर्स लगेगा क्या इस मॉलिक्यूल पे जो एकदम कॉर्नर पे रखा हुआ है? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल सिर्फ लिक्विड के साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो मॉलिक्यूल इस सॉलिड के साथ भी कांटेक्ट में है। इसलिए इस मॉलिक्यूल पर, इस सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी फोर्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे सर यहां तो मॉलिक्यूल ही नहीं है। भैया, तो इतनी दूर तक थोड़ा ना जाता है वन डबल फोर्स का इफेक्ट। ये तो सिर्फ बनाने के लिए हम लोग इतना बड़ा स्फीयर बनाते हैं ना। आपके जो कंटेनर की थिकनेस है उससे तो बहुत कम रेंज में ही वन डबल फोर्सेस लगते हैं, राइट? ये तो आपको दिखाने के लिए इतना मोटा बनाना पड़ता है सर्कल, इतना बड़ा बनाना पड़ता है सर्कल, स्फीयर। वन डबल फोर्सेस क्या 2 सेंटीमीटर तक लगता है क्या? नहीं ना, वो तो 1-2 मॉलिक्यूल में ही खत्म हो जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल में ही, राइट? तो
यहां से जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स है वो भी इस पर फोर्स लगाएंगे। तो इस वजह से हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल पर, ये जो मॉलिक्यूल था कॉर्नर में, इस मॉलिक्यूल पर क्या क्या फोर्सेस लगे। इस मॉलिक्यूल पर आपके लिक्विड ने इधर फोर्स लगाया है ना, लिक्विड का नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा ना। यस सर। इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कोहेसिव फोर्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही उस मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर रहे हैं, जो आपस में लग रहा है ना, आपस में लग रहा है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो लगा रहे हैं, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और दूसरा फोर्स, ये जो सॉलिड मेटल है या सॉलिड, जो भी सॉलिड है, मेटल जरूरी नहीं है, जो भी सॉलिड है, कंटेनर का सॉलिड, वो जो इस पे अप्लाई कर रहा है वो इधर की तरफ लगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है बेटा। अब इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स किधर लगा? मॉलिक्यूल पर अगर आप नेट फोर्स निकालने जाओगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा। देखो, लिक्विड लिक्विड के बीच में जो लग रहा है उसको कह रहे हैं कोहेसिव फोर्स, लिक्विड सॉलिड के बीच में जो लग रहा है उसको कह रहे हैं एडहेसिव फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट लगा, नेट फोर्स आया आपका इस तरफ। समझ में आ रही बात? नेट फोर्स है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक क्लियर है? यस सर। तो ये जो नेट फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, इसका यूज करके हम लोग लिक्विड के सरफेस का शेप निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे कि हमें मालूम है कि किसी भी लिक्विड का सरफेस, किसी भी लिक्विड का सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, हाँ या ना? यस सर। सो आपका जो लिक्विड का जो सरफेस होगा वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि लिक्विड सरफेस यहां पे टेढ़ा रहेगा, फिर जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे एडहेसिव फोर्स खत्म होता जाएगा, और आपका आगे जाके लिक्विड सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर इधर से ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? बोलो। यस सर। ओके। तो ये जो कांटेक्ट एंगल बनेगा, ये बेसिकली इस एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का के हिसाब से बनेगा, है ना। अब आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स को तो आपने अकाउंट में लिया ही नहीं, व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? बताइए। तो भैया, फॉर वन मॉलिक्यूल मास बहुत छोटा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत छोटा होता है, इन कंपेरिजन टू वंडरवॉल फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बहुत छोटा होता है जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत छोटा मतलब एक्सट्रीमली छोटा होता है, बस सोचने की जरूरत ही नहीं उसके बारे में, इतना छोटा होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर।
Okay, so now depending on the solid and liquid combination, जो आपने solid लिया और जो liquid लिया है, उसके हिसाब से आपका adhesive force और cohesive force अलग अलग आएगा। cohesive force तो एक liquid के लिए फिक्स होगा, पर adhesive force तो liquid और solid के combination के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल भी जो है ना हमेशा अलग अलग होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस एट द बाउंड्री ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ये मैंने नहीं लिखाया था। द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस एट द बाउंड्री ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर आपका लिक्विड सरफेस ऐसा हुआ, पानी, ये मैंने पानी रखा है ग्लास के ऊपर, तो यहां पर लिक्विड का सरफेस ऐसा हुआ, ग्लास ऐसा है, इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, क्या लिखा है? मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, मतलब ये वाला एंगल नहीं लेना है, लिक्विड के अंदर वाला मेजरमेंट लेना है, ये नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहां पर क्या रखा है? ये मरकरी रख दिया है, मैंने मरकरी रख दिया ग्लास के ऊपर। तो इसके समय मैंने क्या देखा कि कांटेक्ट पॉइंट पर मरकरी का सरफेस ऐसा है और ग्लास का सरफेस ऐसा है, तो ये वाला एंगल नहीं होगा। द एंगल हैज टू बी मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल दिख ही नहीं रहा कोई भी एंगल, कौन सा कलर यूज करें? ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी योर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। यहां पे आप देख सकते हो थीटा क्या है? अक्यूट है, और यहां पर क्या है? थीटा ऑब्ट्यूज, राइट? दिख रहा है? सर नाउ ये आपका बेसिकली वाटर है, ये ग्लास है, ये Hg है, ये ग्लास है। तो डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन ये कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग हो सकता है। एट अ गिवन टेम्परेचर द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर इज कांस्टेंट। एक गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो कोहेसिव फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, एडहेसिव फोर्सेस पे भी फर्क पड़ेगा, तो इसलिए कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो सकता है। बट एट अ गिवन टेम्परेचर एक गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर में के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात? अलग अलग सॉलिड लिक्विड के बीच में अलग अलग हो सकता है, बट अगर आप H2O और ग्लास यूज करोगे, हर बार 25 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे, तो हर बार कॉन्टैक्ट एंगल सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एडहेसिव फोर्स डोमिनेट ओवर कोहेसिव फोर्स एंगल इज एक्यूट एल्स ऑब्ट्यूज। अगर एडहेसिव फोर्स बड़ा हुआ तो कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता है, और अगर एडहेसिव फोर्स छोटा हुआ तो तो कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होता है। कहने का मतलब ये देखिए, यहां पर देखिए ये वाला जो अपने डायग्राम बनाया था, इसी हिसाब से देखिए, मान लेते हैं आपका कोहेसिव फोर्स बहुत बड़ा है और एडहेसिव फोर्स छोटा है, ऐसे नहीं, मान लेते हैं कोहेसिव फोर्स बहुत बड़ा है और एडहेसिव फोर्स छोटा सा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा? नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, तो आपका लिक्विड का सरफेस हो जाएगा ऐसा, राइट? तो आपका लिक्विड अंदर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना? समझ में आई बात? तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपका एडहेसिव फोर्स बड़ा है, अगर एडहेसिव फोर्स बड़ा है तब तो कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होगा, और अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा हुआ, मतलब कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में वाला फोर्स ज्यादा बड़ा हुआ, तो
कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है इन कंपैरिजन टू मरकरी एंड ग्लास, इसलिए यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज है। और यहां पर क्या हो रहा है, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स छोटा होता है इन कंपैरिजन टू H2O एंड ग्लास, इसलिए कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ग्लास सॉरी वाटर ग्लास पर अगर आप कांच पे और पानी डाल दो तो कांच को उल्टा करने के बाद भी थोड़ा पानी चिपका रह जाता कि नहीं रह जाता? हाँ या ना? अगर आप ग्लास पर थोड़ा वाटर डाल दो, उसके बाद ग्लास को उल्टा भी कर दोगे तो थोड़ा पानी चिपका रह जाता ना ग्लास पर, है ना? Yes, sir. लेकिन उसी ग्लास पर अगर आप मरकरी डालो और उसके बाद थोड़ा सा ग्लास को टेढ़ा करो तो मरकरी लुढ़क के नीचे गिर जाता है पूरा का पूरा। मतलब क्या हुआ, वाटर ग्लास को वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, पर मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता। समझ में आई बात? जब कांटेक्ट एंगल एक्यूट होता है तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वो लिक्विड सॉलिड में चिपक जाता है, उसको गीला करता है। लेकिन अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा तो मरकरी का कोई भी मॉलिक्यूल ग्लास से क्यों चिपका रहेगा, बाकी के मरकरी के साथ अलग क्यों नहीं चला जाएगा? उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। और अगर आप इस ग्लास को टेढ़ा करोगे आपको लगेगा कि लिक्विड फ्लो करके नहीं बल्कि रोल करते हुए जा रहा है मरकरी, ऐसा दिखने में लगेगा। ठीक है, क्लियर है? सर ओके, क्या लिखा है, लिक्विड्स वेट अ सॉलिड सरफेस इफ कॉन्टैक्ट एंगल इज एक्यूट। लिक्विड जो है एक सॉलिड सरफेस को वेट कब करता है, अगर कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट हो तो, और अगर ऑब्ट्यूज हो जाए तो वेट नहीं करता। ठीक है बेटा, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसको कॉपी कर लो, फिर थोड़ा एक और टॉपिक देखेंगे, फिर वो एग्जांपल देखेंगे। कॉपी हो गया? जब हो जाए तो बता दियो। नेक्स्ट, कुछ लिक्विड सॉलिड पेयर के कांटेक्ट एंगल मैंने दिए, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देख लेना है कि हाँ कहां पर एक्यूट है कहां पर ऑब्ट्यूज है। तो ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर और ग्लास ले लेंगे ना, कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा ग्लास और वाटर के बीच में एडहेसिव फोर्स है कि पानी पूरा ही ग्लास में चिपक जाता है। उसको झाड़ने से कभी पानी निकलेगा नहीं, कपड़े से पोंछना पड़ता है, उससे भी नहीं निकलता। अगर कपड़ा हल्का भी गीला हो तो ग्लास गीला ही रह जाता है। हाँ या ना? देखा कभी? हाँ, ऑर्डिनरी वाटर जो प्योर वाटर नहीं है, ऑर्डिनरी वाटर में थोड़ा सा कांटेक्ट एंगल बड़ा हो जाता है, 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग है प्योर वाटर और सिल्वर 90 डिग्री, भैया न्यूट्रल है। पानी और सिल्वर के बीच में कितना होता है कांटेक्ट एंगल? 90 डिग्री होता है। वाटर और स्टील के बीच में 70 डिग्री बोले, 7-8 डिग्री होना चाहिए था, बट 70 डिग्री बोला, ठीक है वही लिख लेंगे। वाटर और वैक्स, अगर आप मोमबत्ती को पानी के अंदर डुबो और निकालो तो मोमबत्ती पे कोई पानी चिपका हुआ रहता है क्या? अगर नहीं किया कभी तो अगली बार ट्राई कर लेना, मोमबत्ती को पानी से धो के देखना, पानी एकदम लगेगा ही नहीं मोमबत्ती में, पूरा का पूरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज है, एडहेसिव फोर्स छोटा है, कोहेसिव फोर्स बड़ा है। सिमिलरली मरकरी और ग्लास के बीच में भी कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर है नहीं ये कि कहां पर कॉन्टैक्ट एंगल छोटा है कहां पे कॉन्टैक्ट एंगल बड़ा है? इसके हम सिंपल यूजेस भी कर सकते हैं काफी सारे। अब देखो, मैं यहां पे गीला करने का मतलब मैं जिस तरीके से पानी कपड़े को गीला करता है उस तरीके की बात नहीं कर रहा। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा जिस तरीके से पानी कपड़े को गीला करता है, क्योंकि पानी कपड़े के सरफेस को गीला नहीं करता, कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? वो कैपिलैरिटी है, वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वो कैपिलैरिटी है,
कैपिलर एक्शन पढ़ाया था ना थोड़ा सा, जो पानी स्ट्रॉ के अंदर पानी ऊपर चढ़ जाता है, उसके वजह से फंडा है वो। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सॉलिड सरफेस के बारे में, जो ग्लास का सरफेस, स्टील का सरफेस, वैक्स का सरफेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि ग्लास को पानी वेट करता है, वैक्स को पानी वेट नहीं करता। यही कारण है कि हम लोग जो रेन कोट होता है उसमें थोड़ी वैक्सिंग कर देते हैं, जिससे कि पानी अगर उस पर गिरे तो पूरा का पूरा स्लाइड करके सीधे निकल जाए, उस पर चिपके नहीं पानी। आपने देखा होगा आपका रेनकोट वगैरह जो है, जो अच्छी क्वालिटी के रेनकोट होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? उससे पानी एब्जॉर्ब तो हुआ भी नहीं, और जो सरफेस था वो भी सीधे लुढ़क के नीचे चला गया। ठीक है, ऐसे और छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, बुक से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब देखते हैं मिनिस्कस का शेप कैसा होगा। तो देखो, अगर पानी रख दोगे स्टील में या ग्लास में तो पानी का सरफेस कुछ इस तरीके का बनेगा, कोने से उठा हुआ। ये जो बन रहा है ना, इसको कहते हैं मिनिस्कस। ठीक है, लेकिन अगर आप मरकरी रख दोगे ग्लास में तो शेप कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया आपका मिनिस्कस। शेप समझ में आ रहा है? मिनिस्कस का शेप कैसा हो सकता है, हाँ या ना? अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर सोचिए सरफेस टेंशन की वजह से ये जो सॉलिड है, कंटेनर का जो भी मटेरियल कंटेनर का, कंटेनर को सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड यहां पर नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये कंटेनर लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, राइट? हाँ या ना? इस केस में ये कंटेनर लिक्विड को नीचे की तरफ खींच रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया, ऊपर खींचा पानी को तभी तो पानी ऊपर गया, यहां पे नीचे खींचा इसलिए मरकरी नीचे आ गया। हाँ या ना? ठीक है, चलो। तो मिनिस्कस का शेप भी किसकी वजह से है? कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से। यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट एंगल आपका एक्यूट है, यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिलरी राइज इफेक्ट, जो हमने पढ़ा था पहले भी कि कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरिटी में क्या होगा। अगर आप पानी के अंदर स्ट्रॉ डाल देते हो तो देखते हो तो स्ट्रॉ के अंदर पानी का लेवल कंटेनर से ऊपर होता है। ये जो हाइट का डिफरेंस है ना, ये क्यों आ रहा है? ये जो हाइट का डिफरेंस यही है कैपिलरी राइज इफेक्ट। ये क्यों आ रहा है, कितना होगा, ये हमें अब इस चैप्टर में, अभी इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, मैंने बोला है कि ये जो आपका स्ट्रॉ है इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये हाइट h कितनी है, इसका सरफेस टेंशन T है, कॉन्टैक्ट एंगल, यहां पर जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो थीटा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ये वाला जो कॉन्टैक्ट एंगल है ये थीटा है। क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आ गया जिसको सॉल्व करना है? ये हाइट h कितनी है ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम बोलेंगे कि यहां पर जो पानी का सरफेस था वो बेसिकली ये वाला स्फीयर बना रहा है ना बेटा? इस स्फीयर का रेडियस क्या स्मॉल आर है? नहीं, उससे बड़ा है। उसके लिए मैं यहां पे अलग से वापस से मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये आपका स्मॉल आर है, ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, और ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, ये आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। या इसको थीटा कर देता ना, कहानी खत्म। तो मैं यहां से डायरेक्टली बोल सकता हूं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। हाँ या ना? जहां कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सरफेस है, सरफेस का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बता दो।
कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है भैया। तो अब हम बोलेंगे कि क्योंकि ये एक ही लिक्विड है, यहां से लेकर यहां तक एक ही लिक्विड है, इसलिए इस पॉइंट ए का प्रेशर और पॉइंट बी का प्रेशर इक्वल होगा। इस पॉइंट को जो कि एयर के अंदर है उसको सी बोल देता हूं, जो जस्ट लिक्विड के अंदर आ रहा है उसको डी बोल देता हूं, है ना। तो अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकता हूं लिख देता हूं। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? सर। और यही आपका प्रेशर एट सी भी हो जाएगा। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी प्लस 2T बाय कैपिटल आर। ये समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट है। कनकेव साइड पे प्रेशर कन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? एक्सेस प्रेशर 2T बाय रेडियस ऑफ सरफेस। सरफेस का रेडियस स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर है, जो कि स्मॉल आर बाय कॉस थीटा होगा बाद में जाके। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस रो जी एच। दिस इंप्लाइज प्रेशर एट बी कितना होगा? प्रेशर एट बी, अच्छा, नाउ प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। ये आपकी पांचवी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बी का प्रेशर ए के बराबर है ना, समझ में आई बात? तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि पी एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस रो जी एच। दिस इंप्लाइज पी एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर एट डी कितना है? प्रेशर एट डी आ जाएगा प्रेशर एट सी माइनस 2T बाय आर प्लस रो जी एच। और प्रेशर एट सी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू P ATM माइनस 2T बाय आर प्लस रो जी एच। P ATM चला गया। दिस इंप्लाइज रो जी एच इज इक्वल टू 2T बाय आर। दिस इंप्लाइज हाइट h इज इक्वल टू 2T बाय आर रो जी, और कैपिटल आर की वैल्यू जाएगी स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। सो दिस इंप्लाइज स्मॉल h इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। क्या फॉर्मूला आया? हाइट h इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी अपॉन स्मॉल आर रो जी। कोई दिक्कत? अब देखो, ये देखने में लग रहा होगा इतनी पांच ही क्वेश्चन बना के सॉल्व कर दिया आपने। अब देखो भैया, सीधी सी बात है, ऐसे जाओ, PATM तो PATM माइनस रो जी एच प्लस 2T बाय आर इक्वल्स टू PATM। समझ में आई बात? तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? P एटमॉस्फेरिक, यहां पे A का लिखा, यहां पे वही है, ऊपर कहेंगे तो प्रेशर घट जाएगा, माइनस रो जी एच। और अगर आप बाहर जाओगे, मतलब आप कन्वेक्स साइड से कनकेव साइड पे जाओगे, तो प्लस 2T बाय आर इज इक्वल टू, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आ गए हो, दिस इज इक्वल टू PATM। समझ में आया? डायरेक्टली यही क्वेश्चन लिख सकते हो। वो तो बस मैं समझाने के लिए इतना कुछ लिखता गया, बट डायरेक्टली यही क्वेश्चन लिखी जा सकती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सर। अब देखो, डायरेक्टली यही क्वेश्चन अगर आप स्कूल के एग्जाम में लिख दोगे तो क्या मिलेगा? लड्डू, है ना, कुछ नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा।
तो स्कूल के एग्जाम में शो करने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ सकता है, या हो सकता है इसमें से 2-3 इक्वेशन लिखनी पड़ जाए, तरीके से लिखोगे तो। पर अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट आंसर पहुंचना तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर बाय कॉस थीटा है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r रो g। कोई दिक्कत है इसमें? हाइट h का फॉर्मूला क्या है? हाइट h का फॉर्मूला है, वापस से लिख देते हैं, 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो g। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक ही तो फॉर्मूला जो याद करने लायक है, बाकी सब तो लल्लू लल्लू फॉर्मूले थे, सिंपल सिंपल, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो इसी का एक और प्रूफ है, प्रूफ यूजिंग फोर्स। अब देखो ये आप स्कूल में यूज मत करिएगा, डू नॉट यूज इन स्कूल, क्योंकि मैंने देखा है ये प्रूफ यूज करने के बाद एकदम परफेक्ट प्रूफ है, एकदम कोई खराबी नहीं, बट स्कूल में नंबर कट जाते हैं बच्चों के, पता नहीं क्यों क्यों काटते हैं, आज तक समझ नहीं आया मेरे को। एकदम सही प्रूफ है, इसमें कोई खराबी नहीं, बट स्कूल में यूज मत करना इस प्रूफ को। ठीक है, तो फोर्स का यूज करके भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो और इजीली प्रूफ कर सकते हो। और ये फोर्स वाला प्रूफ समझना भी बहुत जरूरी है इस केस में, क्योंकि आगे दूसरी जगहों पे भी ये यूज होता है। तो देखिए ये आपका लिक्विड के, उस लिक्विड को बना रहा हूं मैं जो कि राइज कर चुका है, दिस इज रिजन लिक्विड इन पाइप। ठीक है, इस पाइप का रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। अब ये अगर ऊपर है तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए ना, तभी तो पड़ा हुआ अपने आराम से ऊपर, स्टेशनरी है मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। तो इस पर चारों तरफ से ऐसे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा इस लिक्विड के ऊपर, है ना बेटा। ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर सरकमफ्रेंस, बाउंड्री की लेंथ, इंटू टी फोर्स होना चाहिए था, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही काम आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यूज होगा। ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, सो 2 पाई आर टी कॉस थीटा। समझ में आया ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बता दो भाई। Yes, sir. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है 2 पाई स्मॉल आर टी, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू टेंशन, सरफेस टेंशन, और सबका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट कॉस थीटा। नाउ अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है यही इसके मास वेट को बैलेंस कर रहा है। दिस इंप्लाइज 2 पाई स्मॉल आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, मास कितना है? पाई आर स्क्वायर, एच वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो पाई आर ने पाई आर मार दिया, दिस इंप्लाइज हाइट एच आ गया सिंपली 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो।
अब इसमें देखिए फोर्स वाला प्रूफ आसान है ना, हाँ या ना, Yes, sir. क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्फेयर बना के दोनों रेडियस के बीच में कोई कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं करना, रिलेशन वगैरह कुछ नहीं निकालना, सीधे सरफेस टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू mg कर देना, कहानी खत्म, कुछ दिमाग लगाने की बात ही नहीं है इसमें, है ना। बट इसमें पता नहीं क्यों आपको वो वाला प्रूफ लिखना पड़ता है स्कूल में, प्रेशर वाला। कोई बात नहीं, हालांकि प्रेशर वाला प्रूफ जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेनिस्कस करेक्शन। देखो भैया, अभी जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, मैंने आपको बोला लिक्विड कैसे है, ऐसे है, राइट। और मैंने बोला ये हाइट h है, और मैंने वॉल्यूम लिखा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, राइट, यही लिखा था ना। दिस इंप्लाइज मास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, और mg कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, यही था ना, यही लिखा था ना थोड़ी देर पहले। Yes, sir. अब देखो, ये तो सिर्फ यहां तक वाला लिक्विड हुआ ना, व्हाट अबाउट यहां का लिक्विड, वो जो मेनिस्कस बन रहा था, यहां पर भी तो लिक्विड है, इसके वेट का क्या होगा, इसका वेट नहीं अकाउंट में लेना है क्या? तो इसलिए हमारे पास का एक मेनिस्कस करेक्शन है, हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। एक्चुअली क्योंकि यहां पर भी लिक्विड भरा हुआ है, हमें लिखना चाहिए ये h नहीं है बल्कि h प्लस स्मॉल r बाय 3 इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी होता है। एंड दिस इज वैलिड इफ थीटा इज स्मॉल, मतलब जो स्मॉल थीटा है ना उसके लिए अच्छे से काम करता है, बड़े थीटा के लिए उतना अच्छा काम नहीं करता। पर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, मैंने इसका करेक्शन लगाना ही है, तो यही उपाय है, इसके अलावा कुछ और आप कर नहीं सकते, ठीक है। बस ऑब्ट्यूज के लिए मत लगा देना, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? अब देखो, इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। एक काम करना, मान लेना ये थीटा जो है 0 डिग्री है, उस केस में ये हाइट कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। आप चाहो तो ये वाला वॉल्यूम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा। mg में पाई आर स्क्वायर एच रो, मतलब जो वॉल्यूम लिख रहे हो ना पाई आर स्क्वायर एच, उसमें ये वाला वॉल्यूम ऐड करके सॉल्व करके देखना, यहीं तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं थीटा जब स्मॉल होगा तब काम करता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए डिराइव्ड है। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं फिर। If both tubes in the diagram have same radius, in which tube will water rise to a greater height? एक ट्यूब सीधा है, एक ट्यूब टेढ़ा है, दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों में से किस ट्यूब में पानी ज्यादा हाइट तक जाएगा? तो देखो भाई, कांटेक्ट एंगल तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कांटेक्ट एंगल होता है कांस्टेंट। इसकी वजह से प्रेशर में डिफरेंस भी चेंज होगा नहीं, इसलिए हाइट भी रहेगा सेम। आंसर क्या है? सेम हाइट, एज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, और सरफेस टेंशन वाला प्रेशर भी एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा,
तो अगर आप प्रेशर के हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो फटाक से आप आंसर निकाल सकते हो कि हाँ भैया जो हाइट है वो दोनों में सेम टू सेम रहेगी। अगर आप उसको टेढ़ा करते हो तो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो लेंथ में जरूर फर्क पड़ जाएगा। ये लेंथ एल हो जाएगा, ये लेंथ, इसकी लेंथ एच ही रह जाएगी और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एच अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी। सॉरी कॉस थीटा नहीं बोलना चाहिए, कॉस अल्फा हो जाएगी, जहां ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक है, समझ में आई बात? ध्यान रखना, इतना ही नहीं, अगर शेप ऐसा है पानी में डूबा हुआ है तब भी उसी हाइट तक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेडियस सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूं? What will happen if tube of insufficient length is used? मतलब ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ सफिशियंट नहीं है, मतलब ये जो हाइट h है इट इज लेस देन 2t cos थीटा अपॉन r रो g। मतलब इसके अंदर पानी जहां पे तक चढ़ना चाहिए था वहां तक ट्यूब नहीं है, तो पानी का बिहेवियर कैसे होगा या लिक्विड का बिहेवियर कैसे होगा? क्या करेगा लिक्विड? यहां पर मान लो यहां तक जाना था लिक्विड को, तो क्या करेगा लिक्विड? यहां से निकलेगा, यहां फवारा बन जाएगा, हाँ या ना? समझ में आई बात? ऐसा हो सकता है क्या? पहले तो मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो जाए? ऐसा कतई, ऐसा किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा अगर होगा फवारा लगातार चलने लग गया बिना किसी एनर्जी इनपुट के, तो फ्री की एनर्जी मिल रही है हमें, बहुत बढ़िया, दुनिया की सारी एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? वहां तक जा नहीं सकता, लगातार बह नहीं सकता, तो लिक्विड करे तो क्या करे आखिरकार? फंस गया ना लिक्विड। तो जवाब ये है कि लिक्विड सिर्फ ब्रिम तक राइज करेगा, लिक्विड विल राइज टू ब्रिम, बस। एंड कॉन्टैक्ट एंगल विल चेंज। अब आप बोलोगे सर कॉन्टैक्ट एंगल तो कांस्टेंट होता था, कॉन्टैक्ट एंगल कैसे चेंज हो गया? बताते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल कब कांस्टेंट होता था? अगर सरफेस के बीच में लिक्विड हो, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल था उस पर इधर से एडहेसिव फोर्स चारों तरफ लग रहा था, है ना? पर अगर लिक्विड बाउंड्री तक पहुंच चुका है तो यहां के मॉलिक्यूल पर एडहेसिव फोर्स सिर्फ ऐसे ऐसे और ऐसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग नहीं रहा, तो एडहेसिव फोर्स चेंज हो गया, एडहेसिव फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाएगा। एज एडहेसिव फोर्स and its direction changes, इसलिए क्या होगा, लिक्विड बस ब्रिम तक राइज करेगा, उसका कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाएगा, कहानी खत्म। समझ में आई बात? ये थीटा ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। इसको ट्राई करेंगे आप लोग, कॉपी कर लीजिए और ट्राई करेंगे खुद से। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को कॉपी करके खुद से घर पे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसे, ठीक है? अभी टाइम बाकी है क्लास का, बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं।
ओके, कॉपी हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। ये अभी ट्राई करिए। एक आप लोगों को सरफेस टेंशन का स्टडी मटेरियल मिल गया है कि नहीं मिला है? क्वेश्चन बैंक? किसी से सॉल्व हुआ? किसी को समझ में आ रहा है क्या करना है यहाँ पे? देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व यूजिंग प्रेशर का यूज करके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू सॉल्व यूजिंग प्रेशर। इसके लिए आपको फोर्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्फीयर बन ही नहीं रहा। प्रेशर के निकालोगे कैसे आप, है ना? ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे पूरा ट्यूब है, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कौन सा स्फीयर बन रहा है? बन ही नहीं रहा ना स्फीयर, इसलिए स्फीयर वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो आपको यहां पर फोर्स से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या करोगे? यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स लिक्विड पे ऊपर लगेगा, लिक्विड अंदर लगाएगा, लेकिन लिक्विड पे ऊपर लगेगा। यहां पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स लिक्विड पे ऊपर लगेगा, ठीक है? बाहर वाले में चारों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लगेगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 2 पाई R2 इंटू टी।
लेकिन सबका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्योंकि ये एंगल थीटा है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इंटू कॉस थीटा। ये बाहर वाले सरफेस से आया, बाहर वाली बाउंड्री पे आया, और इनर बाउंड्री पे भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, प्लस 2 पाई r1t कॉस थीटा। ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और mg कितना है? mg सिंपली है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h इंटू डेंसिटी इंटू g, जहां पर ये हाइट h है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज 2 पाई r1 प्लस r2 t cos थीटा इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1 इंटू h रो g। तो r1 प्लस r2 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, हाइट आ गया 2t cos थीटा अपॉन r2 माइनस r1 रो g। समझ में आई बात? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चलो फिर आज की क्लास में पढ़ना इतना ही है। 1 मिनट।